चंद्रपुर नामक एक गांव था। पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की किरणें से पूरी गांव महक उठता था। उस गांव के एक छोर पर अमन और उसकी पत्नी पल्लवी रहती थीं। अमन गांव के सबसे सीधे साधे इंसान थे। वहीं अमन से थोड़ी दूर एक बड़े मकान में उनके बड़े भाई विक्रांत रहते थे। अमन बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था और अमन की पत्नी घर के सारे काम करती थी और कभी कभी अमन के साथ खेत में भी जाती थी। वहीं दूसरी ओर अमन का बड़ा भाई विक्रांत हर बार अमन को बेवकूफ बनाकर उससे अपना सारा काम करवा लेता था। एक दिन सुबह अमन तैयार होकर काम पे जाने ही वाला था कि तभी पल्लवी उसके सामने आकर कहती है, सुनो जी, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे सीधेपन का फायदा हर कोई उठाता है और सबसे ज्यादा तुम्हारे अपने भैया। वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें हर बार बेवकूफ बनाते हैं और अपना सारा काम तुमसे करवा लेते हैं। तुम्हें यह सब समझ क्यों नहीं आता? तुम्हें समझाना तो जैसे पत्थर पर सिर पटकने जैसा है, बिल्कुल बेकार। तुम कभी नहीं समझोगे क्योंकि तुम अपने भैया पर आंखें बंद करके अंधा विश्वास जो करते हो। पल्लवी, तुम मेरे भैया को गलत समझ रही हो। ऐसा मत कहो, वो मेरे बड़े भाई हैं। वो भला मुझे बेवकूफ क्यों बनाएंगे? मैं तो उनका छोटा भाई हूँ। हम एक ही खून हैं। उन्होंने बचपन से मेरा ध्यान रखा है। खैर, छोड़ो ये सब बातें। तुम्हें बताकर मेरा ही खून जलता है, कोई फायदा तो है नहीं। तुम एक काम करो, घर के लिए सब्जी ले आओ। और हाँ, आज मेरा मन मछली खाने का है, तो थोड़ी ताजी मछली भी लेते आना। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। तुम बस खाना बनाने की तैयारी करो। मैं अभी बाजार जाता हूँ और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी सब्जियां और ताजी मछली खरीद कर लाता हूँ। ठीक है, जा रहे हो तो सुनो, बाजार पहुंचकर जल्दी से सारा सामान खरीदना और वहां से सीधे घर चले आना। रास्ते में कहीं रुकना मत। और अगर गांव का कोई भी तुम्हें कोई काम करने को कहे या अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करे तो तुम उनकी बात बिल्कुल मत सुनना और न ही कोई काम करना, समझे? तुम इतनी चिंता मत करो, मुझे सब याद है। मैं बाजार से सब्जी लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। रास्ते में मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, बस अपने काम से काम रखूंगा। ये कहकर अमन घर से निकलकर बाजार की ओर चल दिए। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, जल्दी से बाजार का काम खत्म करके घर लौटना ताकि पल्लवी को चिंता न हो। रास्ते में चलते चलते अमन की मुलाकात उसके बड़े भाई से हो जाती है। अरे भाई अमन, क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं भैया, बस घर के लिए थोड़ा सामान लेने जा रहा था। पल्लवी ने कुछ सब्जियां और मछली खरीदने के लिए मुझे बाजार भेजा है, इसीलिए बाजार जा रहा हूँ। आज घर में मछली बनेगी। अमन की यह बात सुनकर विक्रांत मन ही मन मुस्कुराया। उसका चालाक दिमाग ने तब तक एक नई योजना बना ली थी। इसका मतलब अमन बाजार में सब्जी और मछली खरीदने जा रहा है। मतलब उसके पास कुछ पैसे जरूर होंगे। तो अगर मैं उससे वो पैसे ले लूं तो अपनी पत्नी के लिए गर्मा गर्म जलेबी ले जाऊंगा। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप इतना क्या सोच रहे हैं और किस गहरी सोच में इतने डूबे हुए हैं? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। कुछ नहीं रे भाई, मैं बहुत चिंता में हूँ। क्या हुआ बताइए, आपको इतनी क्या चिंता सता रही है? आप मुझसे कह सकते हैं। कुछ खास नहीं रे भाई, तेरे भतीजे राजू की तबीयत बहुत खराब है और दवाई खरीदने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तू तो सब्जी खरीदने जा रहा है, लगता है तेरे पास कुछ पैसे हैं। तो तू वो पैसे मुझे दे दे और आज के दिन तुम लोग दाल चावल खा लेना। लेकिन भैया, ये पैसे तो पल्लवी ने बाजार के लिए दिए थे। अगर मैं ये पैसे आपको दे दूंगा तो घर खाली हाथ कैसे जाऊंगा? पल्लवी मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। आप तो जानते ही हैं उसका गुस्सा। मतलब मेरा बेटा राजू तेरा बेटा नहीं है, इसीलिए तू पैसे नहीं देगा, है ना? नहीं नहीं भैया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए। राजू की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। आप ये पैसे मुझसे ले जाइए और आज हम दाल चावल से काम चला लेंगे। उसके बाद अमन अपने सारे पैसे विक्रांत को दे देता है। आप जल्दी से इन पैसों से राजू के लिए दवाई खरीद कर ले जाइए। भगवान तेरा भला करे रे अमन, मैं जल्दी से राजू के लिए दवाई खरीद कर लाता हूँ। बहुत देर हो गई रे। यह कहकर विक्रांत वहाँ से चला गया। अमन बिना खरीदारी किए खाली हाथ घर लौट आया। उसका मन भारी था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने सही किया या गलत। घर लौटकर जब अमन ने पल्लवी को सब कुछ बताया तो पल्लवी बहुत गुस्सा हो गया। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर ऐसी कठोरता थी जो अमन ने पहले कभी नहीं देखा था। चुप हो जाओ, एक शब्द भी मत कहना। सुनो,
मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी कि क्या हुआ और क्या नहीं। और सच कहूं तो मैं अब जानना भी नहीं चाहती। तुम्हारी भोलापन की कहानियां सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, आज मैं मछली के बिना एक दाना भी नहीं खाऊंगी। अब तुम चाहे कहीं से भी कमाओ, जैसे भी कमाओ, मुझे नहीं पता, मेरे लिए बाजार से सब्जी और मछली खरीद कर लाओ। लेकिन पल्लवी, तुम ही सोचो, इस दोपहर में मुझे भला कौन काम देगा? सब अपने अपने काम में लगे हैं। अभी इस समय काम ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इस समय तुम्हें गांव में कोई काम नहीं मिलेगा, तो मेरे पास एक और उपाय है। जंगल में जाओ, वहां से सूखी लकड़ियां काटो और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे लाओ। लेकिन यही याद रखना, आज तुम्हें मेरे लिए सब्जी और मछली किसी भी हाल में लानी ही होगी। अगर आज घर में मछली नहीं आई तो समझ लेना कि इस घर में चूल्हा नहीं चलेगा, मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। ठीक है पल्लवी, तुम इतना गुस्सा मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कहीं कोई काम मिलता है या नहीं। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। उसके बाद पल्लवी रसोई घर में जाती है। अमन जंगल के रास्ते पर चलने लगा। उसके मन में गहरी निराशा था। उसे पता नहीं था कि कहाँ जाए, क्या करे। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा दिखाई दिए। प्रणाम साधु बाबा, आपको मेरा प्रणाम। मुझे आपको देखकर आश्चर्य हुआ। इतने घने जंगल में जहाँ कोई आता जाता नहीं, आप यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हैं? तू बहुत भोला भाला और सीधा साधा इंसान है। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू यहाँ अपनी पत्नी के डर से आया है, क्योंकि तेरी पत्नी ने तुझे बाजार करने के लिए पैसे दिए थे और तूने वो पैसे अपने भाई को दे दिए। इसी कारण तू जंगल में लकड़ी खोजने आया है। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। आप तो अंतर्यामी हैं। इसका मतलब आप मेरी समस्या के बारे में भी सब जानते हैं। मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि गांव के सभी लोग मेरी सादगी का फायदा उठाकर मुझसे अपने सारे काम करवाते हैं। मुझे कभी यकीन नहीं होता था। क्या साधु बाबा सब तेरी अच्छाई का फायदा उठाकर तुझसे अपने काम करवाते हैं? लेकिन तू चिंता मत ये कर। बात सच है कि सभी मैं लोग मुझे तुझे भोला कुछ समझकर बीज मुझसे अपने दूंगा काम करवा लेते हैं। और उन बीजों अमन को बेटा, खेत में बो गांव देना के सभी लोग और और उन तेरा बीजों भाई से जादुई फसल पैदा होगी। उसके बाद साधु अमन को वो जादुई पोटली दे देता है। ठीक है साधु बाबा, आपकी बहुत कृपा होगी। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमन खुश हो गया। उसने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और उस बीज की पोटली लेकर घर लौट आया। उसके मन में एक नई आशा जाग गया। अमन घर जाकर सारी बातें पल्लवी को बताता है। तुम ये सब क्या कह रही हो? ये सब संभव नहीं है। जरूर तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहो, पर मुझे उन साधु बाबा पर पूरा विश्वास है। कल सुबह होते ही हम इन बीजों को खेत में जाकर बो देंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि ये बीज सच में जादुई हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन तुमने देखा कि मैं इतनी दिन से तुम्हें क्या कहना चाहता था। पल्लवी, आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं हमेशा सोचता था कि गांव में सब मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अपना समझते हैं, लेकिन मैं गलत था। सब मेरी अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे अपने काम करवाते थे। ये सब बातें छोड़ो, चलो अब मैं तुम्हें खाना देती हूँ। तुम हाथ मुंह धोकर आओ, मैं चावल परोसती हूँ। लेकिन पल्लवी, ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम आज मछली के बिना चावल नहीं खाओगी और खाना नहीं बनाओगी। मुझे तो लगा था आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तो फिर तुमने ये खाना कब बनाया? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हें इस दोपहर में कोई काम नहीं मिलेगा और न ही हमारे घर कोई सब्जी आएगी और न ही कोई मछली। इसीलिए मैंने दाल चावल बनाकर रखे हैं। चलो। ठीक है पल्लवी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम चावल परोसो, मैं बस हाथ मुंह धोकर अभी आता हूँ। वाह पल्लवी, मेरी तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं तो यही सोचकर निराश हो रहा था कि आज शायद हमें भूखे ही सोना पड़ेगा, पर तुमने तो इस साधारण से दाल चावल में भी जैसे अमृत घोल दिया है। बस करो, रहने दो। अब मक्खन लगाकर मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ। सच तो ये है कि कई दिनों से मेरा मछली खाने का बहुत मन कर रहा था। इसीलिए मैंने पाई पाई जोड़कर कुछ पैसे जमा किए थे और वो सारे पैसे मैंने आज तुम्हें दिए।
ताकि तुम मेरे लिए मछली ला सको। और तुमने क्या किया? मेरी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया और बिना मछली खरीदे खाली हाथ घर चले आए। मुझे माफ कर दो पल्लवी, लेकिन मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि एक दिन में मेहनत करके जरूर तुम्हें मछली खिलाऊंगी। ठीक है, अब जो होना था सो हो गया। बीती बातों पर रोने से क्या फायदा? हमें कल सुबह जल्दी भी उठना है, खेत में भी तो जाना है उन बीजों को बोने के लिए। अब जल्दी से खाना पीना खत्म करो और सोने चलो। सुनो, कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हमें सुबह जल्दी उठना होगा। हम दोनों मिलकर खेत में जाएंगे। पहले खेत को ठीक से जोत लेंगे और फिर साधु बाबा के दिए हुए इन बीजों को ठीक से लगा देंगे। हाँ, कल हम दोनों जल्दी से उठकर खेत में जाएंगे और साधु बाबा की दी हुई बीज हम जमीन में बो देंगे। सुनो, अब हम सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी भी तो उठना पड़ेगा। अगले दिन सुबह अमन और पल्लवी दोनों एक साथ खेत पर गए। दोनों ने मिलकर खेत में बीज बोए। बीज बोने के बाद वो दोनों खेत से चला गया। सुनो पल्लवी, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मैं जरा खेत में जाकर देखना चाहता हूँ कि हमारी जादुई फसल का क्या हुआ। सुनो ना, अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ खेत चलूंगी। आखिर मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि उन जादुई बीजों का कुछ असर हुआ भी है या नहीं, या वह सब सिर्फ एक कहानी थी। हाँ, अब देर नहीं करनी चाहिए। हमें खेत में चलना ही होगा। देखते हैं वहां क्या चमत्कार हुआ है। कुछ देर बाद वह दोनों वापस खेत में जाते हैं और खेत में जाकर वह दोनों हैरान रह गए। बस कुछ ही घंटे में उनके खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए थे और पूरी खेत फिर से हरा हो गया था। अरे, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये तो सच में जादुई फसल है। पल्लवी, देखो तो जरा, हमने कल ही तो बीज बोए थे और आज देखो हमारा पूरा खेत इन सुंदर छोटे छोटे पौधों से भर गया है। ये एक चमत्कार है। मैं अपनी आंखों से वही चमत्कार देख रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, सच में। अब लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे अच्छे दिन आने का समय हो गया है। जरा देखो तो, ये कितने सुंदर और प्यारे छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। पूरा का पूरा खेत हरियाली से भर गया है। हाँ पल्लवी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। उन साधु बाबा ने मुझसे बिल्कुल सही कहा था। ये कोई मामूली फसल नहीं, ये एक जादुई फसल है। देखते ही देखते उनकी जादुई फसल पक गई। देखो पल्लवी, हमारी मेहनत रंग ला रही है। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर हमें ये फसल काटनी होगी। देखो, धान के दाने भी पकना शुरू हो गए हैं। शायद इस बार गांव में सबसे अच्छा फसल हमारी हुई है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने पूरे गांव में घूमकर देखा है, किसी की भी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। इस बार पूरे गांव में सबसे सुंदर और लहलहाती फसल हमारे ही खेत की है। ये देखकर मन को कितनी शांति मिल रही है। उन्होंने फसल काटकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने बहुत पैसा कमाया और गांव में सबसे बड़ा मकान भी बना लिया। अमन और उसकी पत्नी की इस सफलता की खबर विक्रांत के कानों तक पहुंची। विक्रांत ईर्ष्या से जलने लगा। विक्रांत अमन के खेत पर गया। अमन के खेत में इतनी फसल और इतना बड़ा मकान देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन तय किया कि कुछ भी करके अमन की सारी फसल बर्बाद कर देगा। एक रात विक्रांत कुछ जहरीले कीड़े लेकर अमन के खेत में छोड़ आया। उन कीड़ों के कारण अमन की फसल बर्बाद हो गई। अगले दिन सुबह जब अमन और पल्लवी खेत में आते हैं तो अपनी फसल देखकर हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? हमारी लहलहाती फसल में इतने सारे कीड़े मकोड़े कहाँ से आ गए? इतने दिनों से हमारी फसल इतनी अच्छी थी, एक भी कीड़ा नहीं लगा था, तो फिर आज अचानक ये तबाही कैसे मच गई? और अब देखो, हमारी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें बर्बाद हो गईं। अब हमारा क्या होगा? इसी फसल को बेचकर तो हमारे घर का गुजारा चलता था। अरे, तुम इतनी चिंता मत करो पल्लवी। माना कि यह मुश्किल समय है। ये कीड़े प्रकृति की देन है, इन पर हमारा बस नहीं। इन्हें हम एकदम से कैसे भगाएंगे? पर हिम्मत मत हारो, हम इसका कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे। मेहनत की है तो फल भी मिलेगा। उसके बाद अमन खाद लाकर अपने खेत में अच्छे से डाल देता है। उसके कुछ दिनों बाद अमन के खेत की फसल पहले से भी बेहतर हो जाती है।
विक्रांत इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। अमन खेत में ऐसी क्या खेती कर रहा है कि फसल बेच बेच कर उसने एक बड़ा घर भी बना लिया। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह ऐसी कौन सी फसल उगाता है जिससे उसने इतना कुछ कर लिया। पता नहीं अमन पर भगवान की इतनी कृपा कैसे हुई कि उसे इतना अमीर बना दिया, और मैं इतना गरीब। मुझे अब तक गरीब ही बनाकर रखा है। अमन के खेत में इतनी फसल और इतना बड़ा घर देखकर मेरा खून खौल रहा है। अब मुझे कुछ करना ही होगा। इस तरह बैठे बैठे देखने से कुछ नहीं होगा और तुमसे कोई काम ठीक से संभव भी नहीं है। जब तुम कीड़े मकोड़े उसके खेत में छोड़कर आए तो अगले ही दिन तुम्हारे भाई ने खाद डालकर उस खेत की फसल को पहले से भी कहीं ज्यादा अच्छा कर लिया है। लेकिन पत्नी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तो इसमें मेरी क्या गलती है बताओ। पर तुम चिंता मत करो, उसके खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हो रही है, मैं उससे पूछूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई अब भी बेवकूफ है? वह बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, और तुम जाओ भी तो वह तुम्हें इस फसल के बारे में कुछ नहीं बताएगा। कल सुबह जाकर अपने भाई के सिर पर हाथ फेरकर प्यार से सारी बातें पूछ लेना। अगले दिन सुबह अमन अपने खेत में जा रहा था। रास्ते में उसे अपना भाई विक्रांत मिला। अरे अमन भाई, तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया रे। तू तो अकेले अकेले अमीर होता जा रहा है। क्या एक बार भी अपने भाई की याद नहीं आती? एक बार भी मुझसे पूछा नहीं कि भैया कैसे हो? अब तेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, इसीलिए इतना घमंड हो गया है। और तेरे खेत में इतनी फसल कैसे होती है कि तेरी फसल इतनी सुंदर है और देखते ही देखते इतना बड़ा घर बना लिया? नहीं नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। आपके सामने मैं भला क्या बड़ा आदमी बनूंगा। दरअसल एक दिन मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था। उस जंगल में मुझे एक साधु बाबा मिले। उन साधु बाबा ने मुझे कुछ बीज दिए, जिसके बाद मैंने उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। उन बीजों की वजह से कुछ ही दिनों में मेरी फसल फिर से हरी भरी हो गई। ओह अच्छा, तो इसका मतलब इतनी सुंदर फसल के बीज उस साधु बाबा ने दिए हैं? हाँ भैया, ये सब उन्हीं साधु बाबा की कृपा है। आपको भी एक बार उन बाबा से मिलना चाहिए। वह बहुत अच्छे मन के इंसान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब अपनी परेशानी बताएंगे तो साधु बाबा आपकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है भैया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब मैं खेत की तरफ जाता हूँ, वहाँ अब भी बहुत काम बाकी है। फिर मिलते हैं। अब देख अमन, अब मैं तेरा क्या करता हूँ। तूने वो जादुई फसल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अब मैं तेरी उस फसल की 12 बजाऊंगा। विक्रांत सब कुछ सुनकर जंगल में गया। साधु बाबा, आप मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। हमारे गांव में एक आदमी है, वह बहुत बुरा इंसान है। वह गांव के सभी लोगों पर अत्याचार करता है और सबको डरा धमकाकर सबकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। और मैं अपनी एक छोटी सी जमीन पर खेती करता हूँ। बाबा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसी कोई चीज दें जिसे मैं जब उसके खेत में डालूं तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाए। और ऐसी कोई चीज दीजिए जिससे मेरे खेत की फसल और भी अच्छी हो जाए। विक्रांत की बात सुनकर साधु बाबा उसे 2 जादुई पोटलियां देते हैं। वे दोनों पोटलियां लेकर विक्रांत जल्दबाजी में वहां से चला जाता है। अरे पागल, तू जिसकी फसल का नुकसान करने जा रहा है उसकी फसल जादुई फसल है, और मेरे दिए हुए बीजों से ही उसके खेत में फसल हुई है। और तू वह पोटली लेकर इतनी जल्दी चला गया। मैंने तुझे यह भी नहीं बताया कि किस पोटली में कौन सी जादुई शक्ति है। विक्रांत घर लौटकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी खुश होकर बोली, अरे वाह, तुमने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम आज किया है। आज रात धीरे धीरे जाकर अपने भाई के खेत में यह एक जादुई शक्ति डाल देना। फिर देखना उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और दूसरी जादुई शक्ति अपने खेत में डालना। देखना तुम्हारे खेत की फसल बहुत सुंदर होगी और तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तुमने सही कहा पत्नी। अब हम अपने भाई अमन से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अब मेरे भाई अमन का सर्वनाश होगा। अब देख अमन, सुबह होते ही तू माथे पर हाथ रखकर रोना शुरू कर देगा। सुनो, जब वह जादुई फसल बिकेगी तो उन पैसों से मैं कुछ गहने बनवाऊंगी, और ऐसे ऐसे गहने बनवाऊंगी जो इस गांव में किसी के पास नहीं है। हाँ पत्नी, अब बस कल सुबह का इंतजार है।
कल सुबह मेरे खेत की फसल बहुत अच्छी होगी और दूसरी तरफ अमन के खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। रात होने पर विक्रांत चुपचाप अमन के खेत में जाकर एक पोटली बिखेर दी, फिर अपने खेत में जाकर दूसरी पोटली बिखेरी। उसके बाद विक्रांत अपने घर चला जाता है। अब हमें अपनी जादुई फसल देखने जाना है और चलिए अमन की जो फसल बर्बाद हुई है वह भी देखकर आएंगे। हाँ पत्नी, चलो जल्दी चलो। मुझे जो खुशी हो रही है क्या बताऊं। अमन का सर्वनाश देखकर मन को बहुत शांति मिलेगी। अगले दिन सुबह विक्रांत और उसकी पत्नी अपने खेत में जाकर हैरान रह गए। उनका अपना खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अरे यह तुमने क्या कर दिया? तुमने तो गलत जादुई शक्ति अपने खेत में डाल दी। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। तुम्हारे खेत में जो फसल थी अब वह भी चली गई। तुम्हारी वजह से अब हमें भूखे मरना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर तुम्हारी फसल खराब हो गई है तो तुम्हारे भाई की फसल तो और भी अच्छी हो जाएगी। विक्रांत डर गया। वह समझ गया कि उसने अमन के लिए जो जाल बिछाया था उसमें वह खुद ही फंस गया है। मैं यह बात गांव में और किसी को नहीं बता सकता। आज इतने लालच के कारण मेरा इतना बड़ा सर्वनाश हो गया। दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान हो गया। पल्लवी, क्या तुमने देखा? भैया का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बेचारे भैया, लेकिन ऐसा अचानक कैसे हो गया? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उनकी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हाँ जी, मैंने भी देखा। उनका पूरा खेत बंजर हो गया है। सच कहूँ तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। तुम्हारे भैया ने जैसा कर्म किया है उन्हें वैसा ही फल मिला है। कहते हैं ना, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला आखिर में खुद ही उसमें गिरता है। उनके साथ यही हुआ। सुनो पल्लवी, देखो हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब इसे काटने का समय आ गया है। कुछ ही दिनों में कटाई शुरू हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार फसल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनका एक हिस्सा हम गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लगाएंगे। हमने भी बुरा समय देखा है, इसलिए दूसरों का दर्द समझते हैं। हाँ जी, आपने मेरे मन की बात कह दी। आपने बिल्कुल सही कहा। हमने खुद गरीबी और बुरा समय देखा है, इसीलिए हम जानते हैं कि इस हालत में क्या बीतती है। दूसरों की मदद करने की ये सोच बताती है कि आप सच में बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। मुझे आप पर गर्व है। कुछ दिनों बाद अमन अपने खेत की फसल काटकर बाजार में बेचता है और वह बहुत से गरीब लोगों की मदद करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है हमारे पिछले वीडियो के कुछ बेहतरीन कमेंट्स देखने का। पिछले वीडियो में बेहतरीन कमेंट्स थे अंश, रोशिनी, साहिल, बेबी मेहर, 11 लव्स और अनिल। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और यह हमें और भी अच्छा काम करने के लिए उत्साहित करता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में आपका कमेंट भी हमारे बेहतरीन कमेंट में चुना जा सकता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा।